हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने कल बात की थी, हम एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो है तैयारी से सिलेक्शन तक का सफर। इसके अंदर हम साइकोलॉजी की बात करेंगे जो सीटेट, एस्टेट, रीट वेरियस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बेसिक्स की। हम समझेंगे कि मनोविज्ञान अस्तित्व में कैसे आया, क्यों आया, कैसे इसकी जरूरत हुई और किन किन दार्शनिकों का क्या क्या योगदान रहा। आज के सेशन को शुरू करने से पहले हम एक बेहतरीन क्योट के साथ शुरू करते हैं कि a shark in a fish tank will grow inches, but in the ocean it will grow to 8 feet or more। कि अगर किसी शार्क को अगर हम एक छोटे टैंक के अंदर बंद कर देंगे तो वो कुछ इंचेस तक ग्रो कर पाएगी, लेकिन अगर उसी शार्क को हम एक अपग्रेडेड इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम उसे ओशन के अंदर रखेंगे तो वो कुछ 8 फीट और मोर ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी बच्चे को उसके उसको अपग्रेडेड मोमेंट देंगे तो वो अपना पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग बेटर कर पाएगा। इसी क्योट के साथ हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी की शुरुआत कब हुई थी। तो साइकोलॉजी की शुरुआत हुई थी 4th सेंचुरी के अंदर। हम बात करें 4th एडी के अंदर, 4th सेंचुरी के अंदर सबसे पहले साइकोलॉजी की शुरुआत हुई। अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का मतलब है, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है साइकी और दूसरा है लॉगस। साइकी का मतलब होता है सॉल और लोगस का मतलब होता है स्टडी। साइकी का मतलब होता है सॉल या फिर हम कह सकते हैं आत्मा, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब ये है कि स्टडी ऑफ सॉल इज नोन एज साइकोलॉजी। इसका मतलब ये है कि स्टडी ऑफ सॉल, आत्मा के अध्ययन को क्या कहा जाता था? मनोविज्ञान कहा जाता था। ठीक है, कि आत्मा का अध्ययन क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। ओके, स्टडी ऑफ सॉल इज नोन एज साइकोलॉजी। ठीक है, जो हमें स्टडी ऑफ सॉल सबसे पहले जो आत्मा को पब्लिश किया था, मनोविज्ञान से जिसने जोड़ा था, उनका नाम है अरस्तु, या फिर हम इंग्लिश में इनका नाम पढ़ते हैं एरिस्टोटल। दोनों ही नाम सेम है, या फिर हम देखते हैं एरिस्टोटल। सबसे पहले आत्मा को मनोविज्ञान से जोड़ने की बात किसने की थी? अरस्तु ने की थी। इसलिए अरस्तु को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या पढ़ा कि साइकोलॉजी है वो कब शुरू हुआ, साइकोलॉजी को 4th एडी के अंदर किसने शुरू किया, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, और स्टडी ऑफ सॉल, या फिर हमें अरस्तु ने सबसे पहले फादर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात की थी। उसके बाद हम बात करें हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की, तो हमने देखा कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, वो है अरस्तु साहब। वो कौन है? अरस्तु साहब है, या फिर हम इनका दूसरा नाम है एरिस्टोटल। इंग्लिश के अंदर इनका नाम एरिस्टोटल है। अरस्तु साहब ने क्या कहा कि इन्होंने सबसे पहले आत्मा को पब्लिश की, आत्मा को कनेक्ट करने की शुरू कोशिश की थी साइकोलॉजी से। और किसके अंदर? इनकी एक बुक थी डी एनोमा। इनकी एक बुक थी डी एनोमा। इस बुक के अंदर, इनकी फेमस बुक है, बहुत बार पूछी जाती है कि अरस्तु की बुक का नाम क्या है, या फिर क्वेश्चन आता है कि डी एनोमा किसकी बुक है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि अरस्तु की बुक का नाम क्या है? डी एनोमा, या फिर वाइस वर्सा, डी एनोमा किसकी बुक है? अरस्तु की बुक है। अब हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री की बेसिक से समझेंगे कि किसने क्या कहा, किस दार्शनिक का क्या योगदान रहा। तो हम एबिंगहॉस की बात करते हैं कि एबिंगहॉस ने कहा कि 5th एडी के अंदर, सुकरात साहब आए थे। इन्होंने क्या कहा कि 5वीं शताब्दी के अंदर सुकरात साहब आए, और सुकरात साहब ने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि मानव को मानव का अध्ययन करना चाहिए, कि ह्यूमन को ह्यूमन की स्टडी करनी चाहिए, मानव को मानव का अध्ययन करना चाहिए। ये बात किसने कही? सुकरात ने कही। लेकिन हमें किसने बताई ये बात सुकरात ने कही है? ये हमें बताया एबिंगहॉस साहब ने। ठीक है, एबिंगहॉस साहब ने क्या कहा कि 5वीं शताब्दी के अंदर ही सुकरात साहब ये कहकर गए हैं कि मानव को मानव का अध्ययन करना चाहिए, कि ह्यूमन को ह्यूमन की स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं प्लेटो साहब, और प्लेटो साहब ने क्या कहा
प्लेटो साहब कहते हैं कि मानव, भगवान एवं प्रकृति इस प्रकार बंधे हैं, कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्लेटो ने क्या कहा कि भगवान है, इंसान है और प्रकृति है, कि ह्यूमन है, गॉड है और नेचर है, ये तीनों आपस में इस प्रकार बंधे हैं, इस प्रकार गुथे हुए हैं कि हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हैं, हम इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। ये बात कौन कह रहा है? प्लेटो साहब कह रहे हैं। प्लेटो ने की एक बुक थी रिपब्लिक, द रिपब्लिक के नाम से इनकी एक फेमस बुक थी, और इस द रिपब्लिक बुक के अंदर इन्होंने एक और बात लिखी। द रिपब्लिक बुक के अंदर इन्होंने एक बात और लिखी, और इन्होंने लिखा कि मानव के अंदर आत्मा पाई जाती है, आत्मा पाई जाती है, और वह इस भावना से किसी परम सत्ता को भगवान मानता है, किसी परम सत्ता को भगवान मानता है। ठीक है, प्लेटो ने क्या कहा कि मानव के अंदर क्या पाया जाता है? आत्मा पाई जाती है, कि मानव के अंदर एक सोल प्रेजेंट है, और इस सोल की फीलिंग से, इस आत्मा की भावना से किसी परम सत्ता को वो क्या मानता है? भगवान मानता है। ठीक है, कि भगवान कौन है? तो उसने कहा कि आत्मा की जो महसूस है, आत्मा की जो फीलिंग है, उसी की परम सत्ता से वो किसी को क्या मान रहा है? भगवान मान रहा है। ये कौन कह रहे हैं? प्लेटो कह रहे हैं। उसके बाद प्लेटो के स्टूडेंट है अरस्तु, और अरस्तु ने आत्मा को साइकोलॉजी के अंदर क्या किया? इन्होंने पब्लिश किया, या फिर हम कह सकते हैं कि अस्तित्व में लेकर आए आत्मा को मनोविज्ञान से जोड़ने का काम किसने किया? सबसे पहले अरस्तु ने किया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। इनकी बुक का क्या नाम है? डी एनोमा। प्लेटो की बुक का क्या नाम है? द रिपब्लिक। लेकिन अरस्तु की बुक का क्या नाम है? डी एनोमा। याद हो गया? उसके बाद में हम बात करते हैं कार्ल सैनिक की। कार्ल सैनिक साहब ने कहा कि नहीं, अरस्तु तो प्लेटो के स्टूडेंट हैं, और प्लेटो ने पहले आके आत्मा की बात की थी, इसलिए रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी इन्होंने कहा कि रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? तो वो प्लेटो साहब हैं। किसके अकॉर्डिंग? कार्ल सैनिक के अकॉर्डिंग। कार्ल सैनिक के अकॉर्डिंग रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? अरस्तु है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? अरस्तु है। लेकिन कार्ल सैनिक ने क्या कहा कि नहीं, रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? प्लेटो है। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने सबसे पहले आत्मा की बात की। एकमात्र मनोवैज्ञानिक हैं जो प्लेटो को फादर ऑफ साइकोलॉजी बोल रहे हैं या मानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजी टर्म की, कि साइकोलॉजी टर्म किसने दी, कैसे अस्तित्व में आई, कहां से आई है। तो साइकोलॉजी जो टर्म है, ये हमने ग्रीक भाषा से, ग्रीक लैंग्वेज से लिया है, इसलिए ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, साइकोलॉजी जो टर्म है, ये एक ग्रीक वर्ड है। इसको सबसे पहले 1590 के अंदर, इस टर्म को 1590 के अंदर एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो, और रुडोल्फ विर्चो साहब ने अपनी किताब साइकोलॉजिया के अंदर इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया, और साइकोलॉजिया के अंदर इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइकोलॉजी वर्ड है, ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कब यूज किया इसका? पहली बार 1590 के अंदर। किसने किया? रुडोल्फ विर्चो ने।
अपनी किस किताब के अंदर किया या किस बुक के अंदर किया, तो वो किया साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। हमने पीछे क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा साइकोलॉजी कब अस्तित्व में आया, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। फिर हमने बात की थी कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, या एबिंगहॉस साहब ने क्या कहा, प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो के स्टूडेंट अरस्तु ने क्या कहा, और कार्ल सेनेक ने क्या कहा कि अकेले जो साइकोलॉजी में मात्र एकमात्र मनोवैज्ञानिक है जो ये कहते हैं कि नहीं, प्लेटो क्या है, रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी है। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ सॉल की, कि स्टडी ऑफ सॉल, आत्मा को के अध्ययन को हमने क्या कहा था, साइकोलॉजी मनोविज्ञान कहा था। और अप्रोक्स 2000 ईयर तक, अप्रोक्स 2000 साल तक एरिस्टोटल की इस थ्योरी के ऊपर लोग बिलीव करते हुए आए थे कि हाँ हाँ, आत्मा का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है। लेकिन 2000 साल बाद एक डेकार्त नाम से मनोवैज्ञानिक हुए, और डेकार्त ने सबसे पहले आत्मा को क्या किया, फिजिकल साइंस से जोड़ने की कोशिश की। डेकार्त साहब ने क्या कोशिश की कि इन्होंने फिजिकल साइंस से जोड़ने की कोशिश की आत्मा को। जब इन्होंने फिजिकल साइंस से जोड़ने की कोशिश की, तो लॉक साहब ने या फिर स्पाइनोजा ने और अदर मनोवैज्ञानिकों ने क्वेश्चन अराइज किया। इन्होंने सवाल पूछना शुरू किया कि अब ठीक है, आत्मा को फिजिकल साइंस से जोड़ रहे हो, लेकिन ये तो समझाओ कि आत्मा क्या है, ये सॉल क्या है, सॉल कहाँ है, ये तो बताओ कि आत्मा रहती कहाँ है, और ये तो बताओ कि आत्मा कैसी दिखती है। ठीक है, कि आत्मा है कहाँ, क्या है आत्मा, कैसे दिखती है आत्मा। आप फिजिकल साइंस से उसको जोड़ रहे हो, तो इन सवालों के जवाब दीजिए। लेकिन डेकार्त साहब के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। इस थ्योरी का मेन सबसे बड़ा रीजन था कि डेकार्त साहब ने इसको फिजिकल साइंस से जोड़ने की कोशिश की, तो क्वेश्चन अराइज हुए, तो डेकार्त साहब के पास उनके जवाब नहीं थे, इस वजह से उनकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि आत्मा के अध्ययन के बाद में जो हमने बात की थी कि मन के अध्ययन को या फिर दिमाग के अध्ययन को क्या कहा जाने लगा, मनोविज्ञान कहा जाने लगा। तो उसके बाद 17th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, 17वीं शताब्दी के अंदर, 17th सेंचुरी के अंदर एक मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम था पोम्पोंजी, जिनका नाम था पोम्पोंजी साहब। पोम्पोंजी साहब ने कहा कि स्टडी ऑफ माइंड या फिर स्टडी ऑफ ब्रेन ही क्या है, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। वापस से दार्शनिकों ने सवाल पूछना शुरू किया कि मन कितने हैं, मन कितने हैं, और मन क्या होता है, मन क्या होता है, और मन में और दिमाग में अंतर क्या है। आप कह रहे हो कि मन का अध्ययन या फिर दिमाग का अध्ययन, तो मन और दिमाग में अंतर क्या है, और मन कहाँ रहता है। इन्होंने पूछा कि मन कितने हैं, मन क्या होता है, और मन कहाँ है, रहता कहाँ है मन। सेम हमारा जो स्टडी ऑफ सोल था, उस थ्योरी थी, उसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए, वैसे ही स्टडी ऑफ माइंड के अंदर भी सवाल पूछे जाने लगे। जब सवाल पूछे जाने लगे, तो पोम्पोंजी साहब के पास इनके जवाब नहीं थे, और ये थ्योरी भी क्या हो गई, फेल हो गई। ये थ्योरी भी क्या हो गई, फेल हो गई। अप्रोक्स 100 ईयर तक लोगों ने इसके ऊपर विश्वास किया, 100 सालों तक लोगों ने इसके ऊपर विश्वास किया था। उसके बाद जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, मॉडर्न साइकोलॉजी का कंसेप्ट आया, जिसने एक बात की, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस की, चेतना की। जो विलियम जेम्स थे, जो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहे जाते हैं, विलियम जेम्स, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहते हैं, इन्होंने चेतना के अध्ययन को क्या कहा, मनोविज्ञान कहा। इन्होंने एक बहुत ही फेमस टैगलाइन कही, इन्होंने कहा कि लाइफ इज कॉन्शियसनेस, कि जीवन ही क्या है, चेतना है। इन्होंने कहा कि जीवन ही चेतना है, और चेतना ही जीवन है।
कॉन्शियसनेस इज लाइफ। इन्होंने कहा कि लाइफ इज कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस इज लाइफ। ये बात किसने कही? विलियम जेम्स ने कही। बहुत ही फेमस टैगलाइन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने कहा था 1870 के अंदर, और 1870 से लेकर 900 सेंचुरी तक, 900 एडी तक लोगों ने इसके ऊपर विश्वास किया। मात्र 30 साल तक सबसे कम विश्वास किए जाने वाली थ्योरी है, सबसे कम समय के लिए विश्वास की जाने वाली थ्योरी है ये। ठीक है, किसने दी थी? विलियम जेम्स साहब ने दी थी। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। कब दी थी इन्होंने? 1870 से 1900 एडी तक ये थ्योरी है वो क्या रही थी? प्रचलन में रही थी। क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि जीवन ही चेतना है और चेतना ही क्या है? जीवन है। फिर 1900 शताब्दी आते आते ये थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। इसके फेल होने के बहुत सारे रीजन थे। हम मोटा मोटा इसके क्या क्या रीजन थे उसकी बात करते हैं। सबसे पहला रीजन था कि इसी टाइम कार्ल मार्क्स साहब ने क्या किया? इन्होंने फर्स्ट प्रैक्टिकल लेबोरेटरी, पहली प्रायोगिक प्रयोगशाला की स्थापना कर दी। ठीक है, इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट प्रैक्टिकल लेबोरेटरी की स्थापना कर दी, और ये फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी कहलाए। फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी कहलाए। ठीक है, ये बात हमने की। एक रीजन इसका ये था कि लोगों ने कहना शुरू किया कि अच्छा, अब हम जब प्रायोगिक, हम जब इसे प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के बेसिस पर देख रहे हैं, हम इसके अंदर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, तो लोगों का जो ध्यान है वो कॉन्शियसनेस से किधर जाने लगा? प्रैक्टिकल की साइड जाने लगा। दूसरा इसका मेन रीजन था मैकडूगल साहब। वही मैकडूगल साहब जिसने इमोशंस दिए थे, जिसने 14 संवेगों की बात की थी। मैकडूगल साहब ने अपनी एक बुक थी इनकी जिसका नाम था द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इनकी बुक का नाम था द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और इस बुक के अंदर इन्होंने लिखा, ये इनकी बुक थी, और इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा कि कॉन्शियसनेस इज अ बैड वर्ड, कि कॉन्शियसनेस, चेतना, एक बुरा शब्द है। चेतना क्या है? एक बुरा शब्द है। और मनोविज्ञान को चेतना के रूप में देखना, एंड व्यूइंग साइकोलॉजी एज अ कॉन्शियसनेस इज फॉर्चुनेट, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि चेतना एक बुरा शब्द है, और साइकोलॉजी को चेतना के रूप में देखना हमारा क्या है? दुर्भाग्य है। ये बात कौन कह रहे हैं? मैकडूगल साहब कह रहे हैं। ठीक है, इसका एक और मेन रीजन था, वो था सिगमंड फ्रायड साहब। सिगमंड फ्रायड साहब ने क्या किया? इस टाइम तक अपनी साइको एनालिटिकल थ्योरी को पब्लिश कर दिया। इन्होंने अपनी साइको एनालिटिकल थ्योरी को पब्लिश कर दिया, और इस थ्योरी के अंदर इन्होंने एक आइसबर्ग का एग्जाम्पल लेते हुए समझाया कि जैसे आप सभी को एक समुद्र के अंदर एक आइसबर्ग दिखाई देती है, तो जो आप देख पा रहे हो आइसबर्ग का हिस्सा वो सिर्फ 10% है। बाकी जो रियल में आइसबर्ग है, जो इसका मोस्ट पार्ट है, वो तो पानी के अंदर डूबा हुआ है। वो तो उन्होंने कहा कि वो तो जो मोस्ट, मतलब लगभग जितना हिस्सा है, 90% जो हिस्सा है, वो तो पानी के अंदर आइसबर्ग का डूबा हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, सिगमंड फ्रायड साहब ने क्या कहा कि एक आइसबर्ग का एग्जांपल देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे आप किसी आइसबर्ग को देखते हो तो आपको सिर्फ उसका 10% हिस्सा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि 90% तो पानी के अंदर डूबा हुआ है। ऐसे ही जब आप कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हो, चेतना की बात कर रहे हो, कि जो चेतना का रोल है हमारी बॉडी के अंदर, वो तो सिर्फ 10% है। कॉन्शियसनेस तो सिर्फ 10% है। जैसे आइसबर्ग आपको 10% ही दिखाई देती है, ऐसे चेतना का रोल भी सिर्फ 10% है। 90% के अंदर तो हमारी बॉडी को जो रेगुलेट कर रहा है वो तो
सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस कर रही है। ठीक है, समझ आया कि सिगमंड फ्राइड साहब ने क्या कहा? इन्होंने आइसबर्ग का एग्जांपल देते हुए कहा कि भाई जो तुम चेतना की बात कर रहे हो, इस चेतना का तो रोल ही सिर्फ 10% है, बाकी 90% तो रोल सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस का है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू कॉन्शियसनेस। तो ये भी एक मेन रीजन था थ्योरी या स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस को, की थ्योरी को फेल होने का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर की या व्यवहार के अध्ययन की। तो व्यवहार का जो अध्ययन है ये सबसे पहले 20th सेंचुरी के अंदर, 20वीं शताब्दी के अंदर एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है जेबी वॉटसन। कौन हुए? जेबी वॉटसन। और जेबी वॉटसन साहब को क्या कहा जाता है? चमकता सितारा, 20वीं शताब्दी का शाइनिंग स्टार, चमकता सितारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। इन्होंने कहा कि एक ह्यूमन है, वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसका सोसाइटी के अंदर कैसा बिहेवियर है, वो किसी से बात करते टाइम कैसे बिहेव कर रहा है, उसी का जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। ये बात किसने कही? जेबी वॉटसन साहब ने कही। कब कही? 20th सेंचुरी के अंदर कही, इसलिए इन्हें 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा कहा जाता है। जेबी वॉटसन ने एक और बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि तुम मुझे एक बच्चा दे दो, तुम मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ। चाहे तो मैं उसे इंजीनियर बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ, टीचर बना सकता हूँ, म्यूजिशियन बना सकता हूँ, सिंगर बना सकता हूँ, डांसर बना सकता हूँ, चोर बना सकता हूँ, सिपाही बना सकता हूँ, जज बना सकता हूँ, कोई पॉलिटिशियन बना सकता हूँ, कि मुझे तुम जो कहोगे मैं उसे वो बना सकता हूँ। बहुत बार ये एग्जाम के अंदर टैगलाइन आती है, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आती है कि ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? जेबी वॉटसन साहब ने कहा था। क्या कहा था? कि तुम मुझे एक बच्चा दो, मैं उसे जो चाहे बना सकता हूँ, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, सिपाही जो चाहे वो बना सकता हूँ। ठीक है, ये बात कौन कह रहे हैं? जेबी वॉटसन साहब कह रहे हैं। इनकी जो थ्योरी थी इसको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। इनको सपोर्ट किया थॉर्नडाइक ने, इनकी थ्योरी को सपोर्ट किया थॉर्नडाइक साहब ने, स्किनर ने, हल ने। ठीक है, बहुत सारे एटसेट्रा, बहुत सारे दार्शनिकों ने इसको क्या किया, या मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको सपोर्ट किया। इसके बाद हम बात करते हैं कि वुडवर्थ ने किया, और वुडवर्थ ने तो यहां तक भी स्टेटमेंट दी। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले, लिख देती हूं मैं, कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का, सबसे पहले आत्मा का, फिर मन का, और फिर चेतना का त्याग किया, और फिर चेतना का त्याग किया। वह अंत में, वह अंत में व्यवहार के स्वरूप को अपनाया। ठीक है, वुडवर्थ साहब क्या कह रहे हैं? वुडवर्थ साहब ने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले तो आत्मा का चोला उतारा, फिर मन का उतारा, फिर चेतना का त्याग किया, और अंत में किसका स्वरूप अपनाया? अंत में व्यवहार का स्वरूप अपनाया। और आज भी हम स्टडी ऑफ बिहेवियर को ही क्या क्या जानते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी की परिभाषाएं किस किसने दी, किन किन दार्शनिकों ने क्या क्या कहा, उसकी और बात करते हैं कि परिभाषा किस किसने क्या क्या कहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो, मिस्टर क्रो एंड मिसेस क्रो हस्बैंड वाइफ थे ये, इसलिए इनको क्रो एंड क्रो, एक ही इंसान नहीं है, दो इंसान है, एक मिस्टर क्रो है, एक मिसेस क्रो है। मिस्टर क्रो और मिसेस क्रो ने क्या कहा? कि मानव या मनोविज्ञान, इन्होंने कहा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मानव व्यवहार व आचरण का अध्ययन है। ठीक है,
इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार व आचरण का क्या है, अध्ययन है। वही वॉटसन साहब ने क्या कहा, वॉटसन साहब ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मानव व्यवहार का पॉजिटिव साइंस है, धनात्मक विज्ञान है। ठीक है। उसके बाद आई मैकडूगल साहब, और मैकडूगल साहब ने कहा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ विज्ञान है। और उसके बाद हम बात करते हैं वुडवर्थ की, तो वुडवर्थ साहब ने परिभाषा देते हुए क्या कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने अभी अभी पढ़ा कि क्रो एंड क्रो साहब ने क्या कहा, क्रो एंड क्रो साहब ने कहा कि मानव व्यवहार एवं आचरण का अध्ययन है। वॉटसन साहब भी कह रहे हैं कि मानव व्यवहार, मैकडूगल साहब भी सेम आचरण और व्यवहार की बात कर रहे हैं, और वुडवर्थ साहब भी व्यवहार की बात कर रहे हैं। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, सारे ही व्यवहार की बात कर रहे हैं, सारे ही व्यवहार और आचरण की बात कर रहे हैं, तो इनको कैसे याद किया जाए? इनको याद करने की मोटा मोटा एक ट्रिक है कि आप इनके टैग वर्ड्स पकड़ लो, क्योंकि स्टेटमेंट तो लगभग सबकी सेम है। टैग वर्ड्स पकड़ लो जिन टैग से ये डिफरेंशिएट होती हैं। ठीक है, वरना इतनी सारी डेफिनेशन है कि हम कितनी पूरी पूरी डेफिनेशन याद करेंगे। इसलिए हम टैग वर्ड्स यूज कर लेते हैं। कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि मानव व्यवहार और आचरण का अध्ययन है। कि क्रो एंड क्रो ने व्यवहार और आचरण के अध्ययन को ही क्या कह दिया, मनोविज्ञान कह दिया। वॉटसन साहब ने तो व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है ये बात कही थी, इसलिए अपनी थ्योरी को क्यों नेगेटिव बताएंगे, इसलिए इन्होंने अपनी थ्योरी को क्या बताया, पॉजिटिव बताया। ठीक है, तो धनात्मक विज्ञान या पॉजिटिव साइंस किसने बताया, वॉटसन ने बताया। आचरण और व्यवहार का अध्ययन किसने बताया, क्रो एंड क्रो ने बताया। और मैकडूगल ने क्या बताया, मैकडूगल ने कहा कि यथार्थ साइंस रियलिस्टिक साइंस है, यथार्थ विज्ञान है, रियलिस्टिक साइंस है। ठीक है। और वुडवर्थ तो आपको पता है वातावरण प्रेमी थे, इसलिए वातावरण के संपर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि वातावरण के संपर्क में रहकर जो मानव व्यवहार का अध्ययन है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, मनोविज्ञान कह रहे हैं। ये बात किसने कही, वुडवर्थ ने कही। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो ने मानव व्यवहार और आचरण की बात की, वॉटसन ने धनात्मक की बात की, मैकडूगल ने यथार्थ विज्ञान की बात की, और वुडवर्थ ने वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन की बात की। ठीक है, ओके। आज के सेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, स्टडी ऑफ सॉल के बारे में बात की, हमने स्टडी ऑफ माइंड के बारे में बात की, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की, रीजन बताए कि वो थ्योरी क्यों फेल हुई, स्टडी ऑफ बिहेवियर की बात की, जेबी वॉटसन साहब की बात की, वुडवर्थ की बात की, और हमने मोटा मोटा मनोविज्ञान की डेफिनेशंस की बात की। आज के सेशन के अंदर इतना ही, मिलेंगे हम आपसे एक नए बेहतर सेशन के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो कल ही इसकी क्लास होने वाली है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ दोबारा एक बेहतरीन सेशन के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत।